नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले करंट अफेयर 17 मार्च का 17 मार्च। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 17 मार्च 2026 का। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से किसे 2026 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सम्मानित किया गया है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द फैबलमैन्स, वन बैटल आफ्टर अनदर या टॉप गन मैवरिक। इसमें से किसको 2026 के ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सम्मानित किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा बताएंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर इसको मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है इसको ऑस्कर 2026 में। तो 2026 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। ये पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट कहानी, निर्देशन और प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑस्कर एकेडमी अवार्ड जो है, ऑस्कर अवार्ड्स को आधिकारिक रूप से कहा जाता है ऑस्कर अवार्ड्स जो होते हैं ना, ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड्स, इनको आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है। एकेडमी अवार्ड्स, इनको आधिकारिक तौर पे क्या कहा जाता है? एकेडमिक अवार्ड्स कहा जाता है। इसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये हर साल किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, AMPAS, इसके द्वारा ये हर साल दिए जाते हैं। ये फिल्म उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह माना जाता है। ये 24 से अधिक श्रेणियों में दिया जाता है। 24 से अधिक श्रेणियों में दिया जाता है ये। ठीक है, अभी ये ऑस्कर का कौन सा संस्करण है? ये कौन सा समारोह था ये? ठीक है, ये कौन सा वाला संस्करण था? इससे पहले हम ये देखें कि ये जो अभी इसमें है, ये 24 श्रेणी में दिया जाता है। इसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड होता है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, उसको बोलते हैं बेस्ट पिक्चर। बेस्ट पिक्चर ये सबसे प्रमुख होता है। ये प्रमुख अवार्ड होता है।
अभी जो 2026 का जो समारोह हुआ था, 2026 का ऑस्कर जो है, 2026 का जो ऑस्कर अवार्ड है कौन से क्रम का है? ये है 98वें ऑस्कर है ये। ठीक है, 98वें ऑस्कर है 2026 का। और इसमें बेस्ट फिल्म किसको मिली है? बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला? ये मिला वन बैटल आफ्टर अनोदर। ठीक है, ये फिल्म कब रिलीज हुई थी? ये हुई थी 2025 में। 26 में ये ऑस्कर से सम्मानित हुई है। फिल्म ने कुल 6 ऑस्कर जीते हैं इसने। इसने टोटल कितने जीते हैं? 6 ऑस्कर जीते हैं, 6 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं इसने। ऑस्कर अवार्ड, 6 पुरस्कार जीते हैं इसने। इस फिल्म ने 6 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें बेस्ट पिक्चर भी शामिल है। बेस्ट पिक्चर है, बेस्ट 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 पिक्चर है, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर भी शामिल है इसमें, और अडप्टेड बेस्ट अडप्टेड स्क्रीन प्ले, ये तीनों अवार्ड भी इसमें शामिल है। ये जो वन बैटल आफ्टर अनोदर है, एक अमेरिकी फिल्म है। ये क्या है? एक अमेरिकी फिल्म है। ये एक अमेरिकी फिल्म है। ठीक है, इसका निर्देशन कौन किया है? इसका निर्देशन किया है पॉल थॉमस एंडरसन ने किया है। पॉल थॉमस एंडरसन, पॉल थॉमस एंडरसन, ये इसके कौन थे? निर्देशन में ये डायरेक्टर थे इसके। तो इसको भी क्या अवार्ड मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसी फिल्म को मिला है, इसी के डायरेक्टर को मिला है। ये फिल्म जो है ना, वाइनलैंड उपन्यास 1990 से प्रोत्साहित कहानी पर आधारित है। फिल्म के कई सारे कलाकार हैं, सीन पेन हो गया, लियोनार्डो डिकैप्रियो हो गया। ठीक है, तो हमको तो क्या देखना, हमको सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ऑस्कर 2026 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? वन बैटल आफ्टर अनोदर ने जीता है। इसने टोटल 6 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं इस फिल्म ने। इसका निर्देशन किसने किया है? इसका निर्देशन किया है पॉल थॉमस एंडरसन ने किया है। ये कौन सा संस्करण था? तो ये 98वां संस्करण था। 98 जो 2026 में 15 मार्च 2026 को 15 मार्च 2026 को दिया गया है ये। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अपन सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में आयोजित BNP पारिबा ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है, ये बताएंगे। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर या कार्लोस अल्काराज? किसने जीता है? इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में आयोजित बी एन पी पारिबा ओपन 2026, इसका पुरुष एकल कौन जीता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनिक सिनर। जेनिक सिनर ने इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में आयोजित BNP पारिबा ओपन 2026 में पुरुष एकल जीता है इसने। ठीक है, तो ये PNP, ये जो है पारिबा ओपन, ये क्या है कि ATP मास्टर्स 1000 और WTA 1000, ये
टेनिस टूर्नामेंट है। इसका स्थान कहाँ पे है? इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन, इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में स्थान कहाँ पे? समय हर साल आयोजित होता है। टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर ये टूर्नामेंट खेला जाता है। टूर्नामेंट कौन से कोर्ट पे होता है? हार्ड कोर्ट पे होता है। इसे अक्सर फाइव्थ ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फिफ्थ ग्रैंड स्लैम। ठीक है। जो पुरुष एकल में जीते हैं जैनिक सिनर, जैनिक सिनर जो जीता है, पुरुष एकल जीता है जैनिक सिनर ने, जैनिक सिनर जीता है। इसने फाइनल में किसको हराया? फाइनल में ये डैनियल डैनियल मेदवेदेव को इसने फाइनल में हराया। ये उनके करियर का एक एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब है। इसके अलावा टॉप खिलाड़ी में जैसे कि राफेल नडाल भी आ जाता है, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, ये सब शामिल है। जैसे बीएनपी प्रो ये है बीएनपी पारिबा ओपन 2026 है। इसको फिफ्थ ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको इंडियन वेल्स ओपन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको इंडियन वेल्स ओपन ये भी कहा जाता है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा टेनिस इवेंट है जो ग्रैंड स्लैम के बाद प्रतिष्ठित माना जाता है। ठीक है। ये जो जगह है ना, ये इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन, ये यूएसए में है। यूएसए के कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विजेता कौन है। विजेता है। और फाइनल में किससे हारा था? ये फाइनल में इसको हराया था इसने। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर कौन सा है, जो भी है। कि ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ खोजा गया है? किससे? ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, कहाँ पे खोजा गया है? कहाँ पे खोजा गया है शिलालेख? तो शिलालेख खोजा गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये जो शिलालेख आंध्र प्रदेश में हाल ही में खोजा गया है, गजपति शासकों के शासन और उनके ऐतिहासिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ये ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित जानकारी देता है। मध्यकालीन में तेलुगु शिलालेख है, ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। शिलालेख क्या होते थे? शिलालेख जो चट्टान या पत्थर पर खोदे हुए जो लिखित दस्तावेज, उनको शिलालेख के नाम से हम जानते हैं। ये इतिहास, शासन, धार्मिक, सामाजिक जीवन, इन सब के बारे में उस समय की प्रमाण देते हैं कि उस समय में वहाँ के धार्मिक इतिहास क्या था, वहाँ का शासन कैसा था, सामाजिक जीवन क्या था। ठीक है। मध्यकालीन भारत में शिलालेख राजाओं के शासन, भूमि दान, मंदिर निर्माण, सैन्य विजय के कारण उन विवरण के लिए बनवाए जाते थे। तेलुगु शिलालेख अक्सर दक्षिण भारत और आंध्र प्रदेश या उड़ीसा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तेलुगु शिलालेख है ना, तेलुगु शिलालेख दक्षिण भारत में ओडिशा, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश क्षेत्र और उड़ीसा क्षेत्र में पाए जाते थे। ठीक है। ये शासक, ये जो है, यह शिलालेख जो है गजपति शासकों के शासनकाल, गजपति शासकों के शासनकाल
गजपति शासकों के शासनकाल कब 15वीं से 16वीं शताब्दी सदी में पाए जाते हैं। ये उससे संबंधित है, मतलब उस काल से संबंधित है। गजपति साम्राज्य ओडिशा में शक्तिशाली शासन प्रणाली थी जो दक्षिण में सीमा तक फैली थी। ठीक है। हाल ही में इनसे मध्यकालीन तेलुगु जो शिलालेख है हाल ही में आंध्र प्रदेश के एक ऐतिहासिक स्थल पर खोजे गए हैं। इससे पता चलता है कि गजपति शासकों का प्रभाव ओडिशा से बाहर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। जो गजपति शासक था इनका शासन जो है ओडिशा से बाहर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। गजपति साम्राज्य के बारे में देखें तो गजपति शासन जो है 15वीं शताब्दी में उन्नत और शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था। गजपति साम्राज्य गजपति साम्राज्य जो है गजपति साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजधानी इसकी थी राजधानी राजधानी थी कटक और पूरी क्षेत्र। प्रमुख कार्य क्या है कि इन्होंने मंदिर निर्माण करवाए, जैसे जगन्नाथ मंदिर का संरक्षण किया, दक्षिण भारत के व्यापार और सैन्य अभियान किए। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा स्थान प्राप्त किया भारत ने? भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। भारत ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है, जो देश के पैरा एथलीटों के प्रदर्शनों में सुधार और उनकी मेहनत को दर्शाता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये है व्यक्तिगत और दलगत पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसमें दिव्यांग या विकलांग खिलाड़ी दौड़, कूद, फेंक या अन्य ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में भाग लेते हैं। 2026 का जो ये इवेंट हुआ है कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था और भारत ने सबसे अधिक पद जीते हैं इसमें और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली, भारत में। और भारत की रैंक क्या रही थी इसमें? पहली रही थी। भारत की रैंक थी इसमें फर्स्ट। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक? किसने किया है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात कहाँ है? गुजरात ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात ने हाल ही में अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, जो राज्य के अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी क्षमता को बढ़ाता है। गुजरात ने कहाँ पे किया ये? धोलेरा के पास अपना पहला साउंडिंग रॉकेट। धोलेरा के पास में धोलेरा के पास में अपना पहला रॉकेट वो लॉन्च किया है। ये जो पहला रॉकेट साउंडिंग रॉकेट है ये पेलोड पेलोड से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया ये ऊंचाई तक पहुंचा। रॉकेट को अहमदाबाद स्थित स्टार्टअप होम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।
इसको किसने विकसित किसने किया है? विकसित की बात करते हैं, स्टार्टअप कंपनी थी एक स्टार्टअप, नाम था ओम स्पेस रॉकेट। ओम स्पेस रॉकेट एंड ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अहमदाबाद बेस्ड। इसके द्वारा इसको विकसित किया गया, लॉन्च किया गया था गुजरात के एक निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में। इसके विकास को दर्शाता है कि आजकल प्राइवेट कंपनीज है वो भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितना अहम भूमिका अदा कर रही है। साउंडिंग रॉकेट का मुख्य उद्देश्य है ऊपरी वायुमंडल या मौसम से संबंधित वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करना और तकनीकी प्रणालियों का परीक्षण करना। जो साउंडिंग रॉकेट है ये कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह लॉन्च नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक डेटा और तकनीकी परीक्षण के लिए प्रयोग था। गुजरात एक पहला भारतीय राज्य बना है जिसने अपने स्वयं का साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। गुजरात अपना पहला भारतीय राज्य बना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है पहला भारतीय राज्य बना है, पहला भारतीय राज्य क्या करने में, जिसने जिसने अपना स्वयं का साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। कहाँ से किया स्थान? स्थान था धोलेरा, गुजरात। धोलेरा गुजरात से उसने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला भारत का एक पहला राज्य बना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक है, कोई पदक नहीं जीता। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए। चंद्रिका पुजारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय मुक्केबाजी का गौरव बढ़ाया। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता है। कहाँ पर हुई है ये? बैंकॉक में हुई है। बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल 5 पदक जीते हैं। भारत ने इसमें 5 पदक जीते हैं। एक गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर जीते हैं और एक ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, एक स्वर्ण, 3 रजत और एक कांस्य। चंद्रिका पुजारी की अगर बात करें तो इसने ये 51 केजी वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को हराया। तो चंद्रिका पुजारी ने किस में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। कहाँ पर हुआ था ये? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। भारत ने कितने पदक जीते? 5 पदक जीते, एक स्वर्ण, 3 रजत और एक कांस्य। चंद्रिका पुजारी ने कितने किलो वर्ग में जीता ये? 51 केजी वर्ग में। 51 किलो वर्ग में क्या जीता है? स्वर्ण जीता है। किसने? चंद्रिका पुजारी ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
सवाल आपके सामने है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की मदद के लिए साथी एफ को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? किसके सहयोग से विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद या AIIMS एम्स के द्वारा? तो किसकी सहायता से साथी ऐप को तैयार किया है? बताओ बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर के सहयोग से उसको विकसित किया है। साथ ही आपको आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया गया ताकि छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अधिक प्रभावी ढंग से कर सके। साथी ऐप, ठीक है। इसका साथी ऐप का पूरा नाम अगर देखें तो क्या है? साथी ऐप का पूरा नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। इसका पूरा नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये एक डिजिटल अध्ययन और मूल्यांकन प्लेटफॉर्म ऐप है जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण तैयारी प्रदान करना है। इसमें वीडियो लेक्चर्स, अभ्यास प्रश्न, मॉक टेस्ट, प्रदर्शन विश्लेषण आदि फीचर शामिल है। इसका विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर द्वारा और भारत के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना और परीक्षा तैयारी को सस्ते, सुलभ और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम करेगा, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी आदि के सभी के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे छात्रों को क्या क्या मिलेगा कि आत्म मूल्यांकन, अनुकूलित अध्ययन योजनाएं, एआई आधारित सीखने की सुविधाएं, मॉक टेस्ट वगैरह सब इसमें मिलेंगे। ये शिक्षा को ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या इम्पोर्टेंट था कि तो साथी ऐप था। साथी ऐप किस चीज़ के लिए बनाया गया था? ये छात्रों की मदद के लिए बनाया गया है, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया। किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया? शिक्षा मंत्रालय के किसके सहयोग से बनाया गया? आईआईटी कानपुर के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है। तो आपके लगभग इसमें सारे, इसका लक्ष्य क्या था, किस काम के लिए बनाया? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप बनाया गया है। ये किससे संबंधित है? ऐसे भी पूछा सकते हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की मदद से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8, मथुआ धर्म मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या उड़ीसा, क्या इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। तो मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। ये एक धार्मिक और सामाजिक उत्सव है जो मथुआ समुदाय के लिए आयोजित किया जाता है। मथुआ समुदाय जो है मुख्य रूप से मथुआ समुदाय के लिए किया जाता है। मथुआ समुदाय ये पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये फैला हुआ है। मेले का उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। मथुआ धर्म के संस्थापक थे हरिचंद ठाकुर। मथुआ धर्म, इसके संस्थापक कौन थे? हरिचंद ठाकुर। हरिचंद ठाकुर। मथुआ धर्म का मूल उद्देश्य धार्मिक शिक्षा, सामाजिक सुधार और समानता था। यह समुदाय समानता, शिक्षा और सेवा के मूल सिद्धांतों पर आधारित था।
तो अब ये मेला जो लग रहा है, मथुरा धर्म मेला, इसका स्थान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? मथुरा धर्म मेला। मथुरा धर्म मेला कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के बागडोगरा, बागडोगरा और नदिया जिला, नदिया जिला, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। मेले के दौरान धार्मिक अनुष्ठान होंगे, सत्संग होगा, भजन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेला आम जनता के लिए खुला और सभी धर्मों के लोग भाग ले सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि मेला जो लगा है, मथुरा धर्म मेला है, ये किस समुदाय के लिए? लोगों के लिए, मथुरा समुदाय के लिए, लोगों के लिए इसमें मेनली है। मथुरा धर्म में इसके संस्थापक कौन थे? हरिचंद्र ठाकुर थे। मथुरा समुदाय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। ठीक है। मथुरा धर्म संबंध मथुरा ये जो मथुरा धर्म मेला जो है, ये मथुरा धर्म मेला जो है, मथुरा समुदाय के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है। इसका उद्देश्य है धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में आयोजित चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन रहा है? चीनी ग्रैंड प्रिक्स, इसका विजेता कौन रहा है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टपन, किमी एंटोनेली और या फिर शार्ल लेक्लर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किमी एंटोनेली। किमी एंटोनेली चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता रहा है। ठीक है। इसने क्या किया? किमी एंटोनेली ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतकर F1 सीजन में महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए हैं। ये फॉर्मूला F1 मतलब फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है। इसने ये शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल रेस को विजेता बनकर पहली बार फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ये जो रेस हुई है कहाँ पे हुई है? संघाई इंटरनेशनल सर्किट, संघाई में हुई है। कहाँ पे हुई थी ये? संघाई में हुई थी। ये संघाई में हुई थी। ये रेस इंटरनेशनल संघाई इंटरनेशनल सर्किट, संघाई चीन में हुई है। संघाई चीन में 15 मार्च 2026 को। ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो ये है ना 19 साल का, ये अभी 19 वर्ष की उम्र में ये जीत हासिल करने वाले दूसरे सबसे युवा बने हैं। ये दूसरे सबसे युवा, दूसरे सबसे युवा बने हैं। तो इन्होंने कौन सी टीम से खेले थे? कौन ये थे? मर्सिडीज AMG पेट्रोनास टीम से, मर्सिडीज से ये इन्होंने ये जीत हासिल करी है और अपनी पोल पोजीशन से इसे आगे बढ़ा दिया। इस रेस में उनके जो टीममेट थे ना, जॉर्ज रसेल, वो दूसरे स्थान पर रहे हैं और लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो जो 2026 चीनी ग्रैंड प्रिक्स है, ये संघाई इन कहाँ पे स्थान देख लेते हैं इसका स्थान, पूरा ही लिख देता हूँ मैं। स्थान था इसका संघाई इंटरनेशनल सर्किट, इंटरनेशनल सर्किट।
संघाई, चीन। ठीक है। इसके विजेता कौन रहे हैं? विजेता किमी एंटोनेली रहे हैं। इनकी उम्र है कितनी? 19 साल की है। और दूसरे सबसे युवा विजेता रहे हैं। इसके टीममेट्स की बात करें तो टीममेट्स थे जॉर्ज रसेल। टीममेट ये थे, क्या नाम था? जॉर्जी रसेल। ये दूसरे नंबर पे रहे हैं, ये दूसरे स्थान पे रहे हैं। और हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, ये तीसरे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन ये तीसरे स्थान पर रहा है। ये कौन सी टीम से खेले थे? ये खेले थे मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनास टीम से। अगला सवाल देखते हैं। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? रमेश जोशी, आर वैरामुथु, विनोद कुमार शुक्ला या अमृता प्रीतम? तो किसको ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर वैरामुथु। इनको 2025 के ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो उनके साहित्यिक योगदान की मान्यता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसे साहित्य अकादमी द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्यिक नहीं, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। किसी भारतीय लेखक को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आर वैरामुथु, आर वैरामुथु ये तमिल के प्रसिद्ध कवि हैं। ये प्रसिद्ध कवि और गीतकार हैं। आर वैरामुथु तमिल के प्रसिद्ध कवि और गीतकार हैं। इन्हें 2025 का ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया। वे साहित्य के साथ साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में क्या करते हैं? गीत लेखन का काम करते हैं। तो इसमें हम देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसको दिया गया है? आर वैरामुथु को दिया गया है। ये किससे संबंधित है? ये तमिल कवि और गीतकार हैं। और पुरस्कार का उद्देश्य भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित करना है। ये जो पुरस्कार है ना 1955 से दिया जाता रहा है। प्रत्येक विजेता का चयन साहित्य अकादमी की समिति के द्वारा किया जाता है। ये कब से दिया जा रहा है? ये 1955 से दिया जा रहा है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कैचुए की ड्रोविडा वजानिया नामक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? किसकी प्रजाति है? कैचुए की। प्रजाति का नाम क्या है? ड्राविडा वजानिया। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या गोवा? किस राज्य में खोजी गई है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा इसका? कैचुए की ड्राविडा वजानिया नामक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल, ऑप्शन बी। यह नई प्रजाति केरल में खोजी गई है, जो जैव विविधता में योगदान और पर्यावरण अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। ड्रोविडा वजानिया इसका
ड्रोविडा वेजानिया। स्पेलिंग देख लेना यार। ये कैचुए की नई प्रजाति है जो केरल के वजानी क्षेत्र में पाई गई है। केरल के वजानी क्षेत्र में, वजानी क्षेत्र में, केरल के वजानी क्षेत्र में ये खोजी गई है। ये नई प्रजातियों की पहचान है आमतौर पर उनके शारीरिक आकार, रंग, रंग रेखाओं, आनुवंशिक विश्लेषण के आधार पर की जाती है। केंचुए का काम क्या होता है? केंचुए क्या है ना, मिट्टी की गुणवत्ता को और भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने में या उसमें उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। इसलिए खोज स्थानीय कृषि और पारिस्थितिक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे केंचुए की कौन सी प्रजाति खोजी गई? केंचुए की खोजी गई ड्रोविडा वजानिया। कहाँ पे खोजी गई? केरल में। केरल के कौन से क्षेत्र में? केरल के वजानी क्षेत्र में। केरल के वजानी क्षेत्र में। ठीक है। इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि मिट्टी की उर्वरकता और पारिस्थितिक अध्ययन। कैचू को इंग्लिश में हम बोलते हैं अर्थवर्म। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12। मार्च 2026 में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? रमेश शर्मा, कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति, अजय कुमार या सुनीता घोष। तो पूर्णकालिक सदस्य किसको नियुक्त किया गया है सेबी का? इसका क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोम्पेला वेंकट रमणा मूर्ति को मार्च 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो सेबी क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी क्या है? भारत का प्रमुख पूंजी बाजार नियामक है जो शेयर बाजार, प्रतिभूति और निवेशक संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसके पूर्णकालिक सदस्य बने हैं मार्च 2026 में कोम्पेला वेंकट रमणा मूर्ति। इनकी जो नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। 3 वर्ष की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। 3 वर्ष की अवधि के लिए। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। सेबी बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य की संख्या 4 तक पहुंच गई है। अब सेबी बोर्ड में हम बात करें, सेबी में पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य अब कितने हैं? 4 हैं वर्तमान में। ठीक है, इनकी संख्या 4 तक पहुंच गई। पूर्णकालिक सदस्य सेबी में नीतियों के कार्यान्वयन, निगरानी और निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेबी का पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो अभी नियुक्त जो सदस्य हैं, पूर्णकालिक सदस्य कौन है? कोम्पेला वेंकट रमणा मूर्ति है। इनका ये जो पद है होल टाइम मेंबर है, पूर्णकालिक मेंबर है ये। इनके
नियुक्ति कितने साल के लिए हुई है? 3 साल के लिए हुई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2026। विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2026 कब मनाया गया? 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च या 18 मार्च? कब मनाया गया था? विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया 17 मार्च को। 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया। यह दिवस सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए 17 मार्च को मनाया गया है। विश्व सामाजिक कार्य दिवस हर साल मार्च के कब मनाया जाता है? मार्च के तीसरे मंगलवार को। तीसरे मंगलवार तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और समाज में समावेशिता को बढ़ावा देना है। तो 2026 में यह दिन 17 मार्च को बनाया गया, जिसमें दुनिया भर के सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य और योगदान को सम्मानित और साझा करते हैं। ठीक है, तो हम देखें तो वर्ल्ड सोशल वर्क डे, वर्ल्ड सोशल वर्क डे विश्व सामाजिक कार्य दिवस ये कब मनाया गया? 17 मार्च 2026 को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आ गया आपके पास कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये हम पीछे देख के आए थे कि पीछे हमने देखा था कि उसके जो पूर्णकालिक मेंबर था उसका पूर्णकालिक मेंबर कौन नियुक्त किया गया था? कोम्पला वेंकट रमणी नियुक्त किए गए थे। ये पूर्णकालिक मेंबर थे। मार्च 26 में इनको नियुक्त किया गया था। 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब सवाल है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1992, 1995 या 2000 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। सेबी की स्थापना होती है 1992 में। ठीक है, सेबी क्या है? सेबी भारत में पूंजी व्यापार को विनियमित करने के लिए 1992 में स्थापित किया गया था। यह संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना, इसका जो गठन है ना, गठन तो कर दिया गया था। कब गठन हो गया था इसका? 12 अप्रैल 1988 को इसका गठन किया गया था और 30 जनवरी को वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गए थे। 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक अधिकार मिले थे। वैधानिक अधिकार। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई वो की गई 30 अप्रैल 1992 में को सेबी एक्ट के द्वारा इसको की गई थी। सेबी का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, पूंजी बाजार में अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को रोकना। ठीक है, तो इसका गठन होता है 30 अप्रैल 1992। ठीक है, सेबी के 3 मुख्य घटक होते हैं। एक तो होते हैं, इसके 3 घटक होते हैं। एक मिनट होल्ड करिए। हेलो। अरे भाई थोड़ा जल्दी से मेरे को लेकर आ सकते हैं? कहाँ पे? ये पक्षी चिकित्सालय के सामने तक तो आ गया मैं। अच्छा अच्छा, अर्जेंटली है ना? ठीक है, तो
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है? किस वर्ष हुई है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना? बताएंगे? 1947, 1950, 1961, 1975 कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1961।
हमने पिछला सवाल देखा था। हमने इस सवाल में देखा इस सवाल में हमने देखा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई कब हुई? 1992 में। ठीक है, सेबी की स्थापना होती है 1992 में। कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1992 में। एक मिनट होल्ड करना। हेलो। हाँ भाई। हाँ, यही क्यों? बस कुछ नहीं, चल रहे हैं अभी तो था। मैं थोड़ी देर में करूँ तेरे को? हाँ, थोड़ा सा काम करा था कुछ यार। स्थापना 1992 में होती है। तो एक इसको किस अधिनियम के तहत होती है? क्योंकि इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। वैसे इसके जो गठन है वो तो 1988 में हो गया था। इसका वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था इसको। तो किससे मिला था? किस अधिनियम के तहत मिला? वो मिला सेबी एक्ट से। सेबी एक्ट 1992। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था निवेशक संरक्षण। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था निवेशक संरक्षण, मार्केट मार्केट रेगुलेशन और पारदर्शिता। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय है इसका मुंबई में। ठीक, इसका गठन कब कर दिया गया था? इसका गठन हो गया था 12 अप्रैल 1988 को। वैधानिक दर्जा कब मिला इसको? वैधानिक दर्जा मिल गया इसको 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, इसको मिल गए स्टैच्यूटरी राइट्स मिल गए थे। स्टैच्यूटरी राइट्स। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं कुछ और संगठन जिनकी स्थापना, जैसे आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। इससे पहले जैसे आरबीआई था, पहले इंपीरियल बैंक वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, नीति आयोग था। नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, उसको रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया। एक आईसीएमआर है। आईसीएमआर का मूल रूप से कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? मूल रूप से अगर देखा जाए तो इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो तो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन थी। इसको 1911 में ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी। इसको बाद में फिर आईसीएमआर कर दिया गया था। एक और है जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 4 मार्च 1851 को। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें सीबीआई की। सीबीआई की स्थापना होती है 1963 में। सीबीआई एक्ट के तहत ये सशक्त स्वरूप में आया था। ऐसे ही हम बात करें नाबार्ड की। नाबार्ड
नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। ऐसे ही हम बात करें एम्स की, आई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, इसकी स्थापना होती है 1956 में। IRDAI, IRDAI, IRDAI उद्योग नियमन प्राधिकरण, इसकी स्थापना होती है 1999 में। IRDA एक्ट से होता है, IRDA एक्ट 1999 से। ऐसे हम देखते हैं UIDAI, इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 2009 में। ठीक है, तो सेबी की बात करते हैं। सेबी को 1988 में बनाया गया था, लेकिन 1992 में इसको वैधानिक अधिकार मिले। ऐसे ही ICMR है, ये मूल रूप से तो 1911 में बना था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया, ICMR कर दिया गया। CBI का भी गठन 1993 में सरकारी निर्णय के तहत हुआ है। ठीक है, अगला सवाल हमने देखा था यहाँ पे क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या था? 1961। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ये हमने देखा था वहाँ पे। ये 1961 में इसकी स्थापना होती है, स्थापना 1961 में होती है। और ये हिंदी, तमिल, मलयालम और अन्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता को पहचानना, भारतीय लेखकों को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित करना। इसमें वर्तमान में 11 लाख रुपए, सोने की प्रतिमा और एक सम्मान पत्र प्लस एक सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहली बार पुरस्कार, पहली बार किसको दिया गया था? पहली बार दिया था रामकृष्ण रामकृष्ण श्रीधर राव, रामकृष्ण श्रीधर राव को दिया गया था। ठीक है, रामकृष्ण श्रीधर राव को दिया गया था। ये कौन थे? कन्नड़ साहित्यक थे, कन्नड़ साहित्यकार थे ये। तो अब इसमें हमने क्या क्या देखा कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। उद्देश्य भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए। पुरस्कार के स्वरूप क्या क्या मिलते हैं? राशि मिलती है, एक प्रतिमा मिलती है और सम्मान पत्र मिलता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट किया और अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
Mhm. ठीक है और ज्यादा मारेंगे हम लोग यहाँ सारा दिन नहीं बेच सकते तो जमीन बेच मकान बेच का बेच हमको पता है तेल चलो वापस